जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस अकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। जैसे कि आपको पता है, आर्मी सिलेबस का रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सेकंड क्लास है, हमारी दूसरी क्लास है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स को ईमानदारी से जवाब देना है। एंड यस, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि जो नोट्स हम आपके साथ शेयर करना चाहें वो आपको टाइम पे मिल सके। एंड यस, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास का टाइम भी आपको पता चल जाए। चलिए जल्दी से जवाब देंगे ईमानदारी के साथ सभी स्टूडेंट्स। रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। क्वेश्चन आपके सामने है आज का। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा होता है? बताएंगे जल्दी से, जिसमें फेस थोड़ा उभर कर थोड़ा मोटा दिखता है। कौन सा दर्पण होता है बताइए वो? बिल्कुल बी ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, यानी कि अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल में वायु का बुलबुला निम्न की भांति व्यवहार करता है। पानी के अंदर जब अगर पानी का बुलबुला देखा जाए तो वो कौन से लेंस के या कौन से दर्पण की तरह काम करता है? बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। जल्दी से बताएं। बिल्कुल ए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, वो कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ये कुछ फिक्स ही एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आंसर आपका राइट ही होगा। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब दूर की वस्तु तो साफ नजर आ रही है, लेकिन निकट की वस्तु साफ नजर नहीं आ रही। इसमें उल्टा होता है, तो ध्यान रख लेंगे इसको। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? देखो ए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, उत्तल लेंस यूज लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरह से मानो ये आपकी आंख है। ठीक है, यहाँ पे होता है रेटिना, जिस पे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। यहाँ पे होता है उत्तल लेंस। हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो किरणें होती हैं, यहाँ से मानो किरणें आ रही हैं और वो इस लेंस के अंदर आती हैं और फिर भी बहुत दूर तक चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? रेटिना को भी भेद कर और आगे चली जाती हैं, और इनका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बन पाता है। तब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और उत्तल लेंस लगाया जाता है। ये उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को इकट्ठा करने की ट्राई करता है। क्या करता है? किरण को इकट्ठा करने की। देखो, मानो किरण आई तो ये लेंस भी इसको इकट्ठा करेगा, ये लेंस आगे वाला भी इकट्ठा करेगा और ये रेटिना तक पहुंची। ये लेंस ने भी इकट्ठा किया, इस लेंस ने भी किया, ये आगे तक पहुंची। ये मानो ये किरण ऐसे जाने वाली थी, आगे निकल जाती, लेकिन इस लेंस ने क्या किया? इसको इकट्ठा किया, एक जगह पे एकत्रित किया, ये रेटिना तक पहुंच गई। मैं यहाँ पे पूरा अच्छा चित्र लगा देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख पाए। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। उत्तल लेंस क्या करता है? इकट्ठा करने का काम करता है किरणों को। तो उत्तल लेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष पढ़ा था हमने। निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु सही दिखाई नहीं दे रही थी, उल्टा होता है अपने नाम के अकॉर्डिंग। तो उसमें हमने कौन सा लेंस यूज किया था? उसने हमने ये वाला अवतल लेंस यूज किया था। ठीक है, कॉनकेव लेंस वहाँ पे हमने यूज़ किया था। किसमें किसमें यूज़ किया था? उसका नाम था निकट दृष्टि दोष। नाम क्या था? निकट दृष्टि दोष। कल वाली क्लास नहीं देखी किसी ने तो ज़रूर देखना। निकट दृष्टि दोष जिसके अंदर कौन सी? निकट की तो सही दिखाई देती है, निकट की तो सही दिखाई देती है वस्तु, और दूर की वस्तु सही दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसका हमने उपयोग किया था इसमें अवतल लेंस का। कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस। समझ रहे हैं सभी साथी समझ रहे हैं? अवतल लेंस का उपयोग किया था हमने निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की तो सही दिखाई देती है, दूर की सही दिखाई नहीं देती। ये अपने नाम के अपोजिट होते हैं। और जो है कल की क्लास नहीं देखी, उसमें पूरा बताया हुआ है, कल वाला क्लास आप ले लेना। ठीक है, चलो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, यहाँ पे आ गया, मैं इसको रेज कर देती हूँ। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से, फटाफट फटाफट से शेयर कर दें। शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एग्जाम का ये है, नेक्स्ट मंथ की संभावनाएं बताई जा रही हैं। एकदम फिक्स तो डेट नहीं है, बट नेक्स्ट मंथ लास्ट में हो सकता है। ठीक है, जो लास्ट संडे रहता है नेक्स्ट मंथ का, या अगर नेक्स्ट मंथ बाई चांस नहीं होता है तो अगले मंथ भी जा सकता है, उससे अगले मंथ। ठीक है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, ये हो गया हमारा। क्या हुआ? हमने
क्या क्वेश्चन किया यहाँ पे, ये अभी अभी जो मैंने बताया था इसके लिए हम लेंगे अवतल लेंस। क्या, कौन सा लेंस लेंगे, अवतल लेंस। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ठीक है। स्टडी क्लासेस में किस प्रकार के लेंस उपयोग में रहते हैं, देखो स्टडी क्लासेस मतलब पास से पढ़ना है आपको, तो कौन सा आंसर आपके पास ए आ जाता है, उत्तल लेंस क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस क्या हो जाता है आपके लिए, राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मों की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर देखो जीरो डायप्टर, कोई भी उसके अंदर जो है शक्ति नहीं होती ज़्यादा, तो जीरो ऑप्शन, जीरो डायप्टर जो आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम स्पष्ट दूरी है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी आप अपनी आंख के कितने पास लाकर जो है बिना कोई मुश्किल के किसी चीज़ को पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, वो होती है न्यूनतम स्पष्ट दूरी, जहाँ से आपको अच्छे से दिखाई दे सकता है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। इससे कम अगर दूरी हम करते हैं तो सही से वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखेंगे हम, आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कहाँ बनता है, कॉर्निया पे, श्वेत पटल पे, आइरिस पे, रेटिना या दृष्टि पटल। देखो रेटिना का ही हिंदी नाम दृष्टि पटल होता है, इसको ध्यान रखेंगे, और इसी पे प्रतिबिंब बनता है, अभी अभी ऊपर बताया था। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। जवाब देंगे सभी, किसी वस्तु का रंग हमें उस रंग के कारण दिखाई देता है जिसे वह क्या करती है, अवशोषित करती है, अपरिवर्तित करती है, परावर्तित करती है, प्रकीर्णित करती है। परावर्तित करने का मतलब होता है कि उसको फेंक देना, मानो कोई चीज़ आप तक आई, बॉल आई, अपने बॉल को वापस फेंक दिया, उसका मतलब परावर्तित मान सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, अब वो नहीं पढ़ा कि आपने एक समतल सतह है, उस पर कोई किरण आती है इस दिशा में, वो वापस चली जाती है उसी कोण पर। ठीक है, और ये बीच में अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, ये परावर्तन की घटना होती है, तो परावर्तित करती है वो। ठीक है, सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगर किसी वस्तु ने ग्रीन कलर को परावर्तित किया, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, फेंक दिया, तो मतलब वो वस्तु ग्रीन कलर की ही दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका थोड़ा टेक्निकल वालों के लिए अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल का। यदि 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। 100 वाट का बल्ब है, मतलब P यानी कि शक्ति, शक्ति कितनी है, 100 वाट। ओके, और 10 घंटे तक चलता है, टाइम कितना दे दिया, 10। आपको सबसे पहले ऊर्जा निकालनी है, ये निकालनी है, ऊर्जा क्या होता है, P इंटू टी, क्या करो 100 गुणा 10 कितना हो गया, 1000, 1000 वाट आया है ये। ठीक है, 1000 वाट घंटा, 1000 वाट घंटा। ठीक है, अब आपको यूनिट देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे यूनिट का चार्ज दिया हुआ है, तो एक यूनिट जो होती है, एक यूनिट होती है 1 किलोवाट घंटा के बराबर, 1 किलोवाट घंटा के बराबर। यहाँ आपको वाट घंटा ही दिया है, वाट घंटा को किलोवाट घंटा में बदलोगे, ये वाट घंटा दिया था, किलोवाट घंटा में बदलेंगे, 1000 का भाग देना पड़ेगा, काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 किलोवाट घंटा, ये आ गया, इसको मैं शॉर्ट में लिखा है KWH, किलोवाट घंटा आवर। ठीक है, ये लिख दिया, ये कितना 1 यूनिट के बराबर हो गया, मतलब 1 यूनिट खर्च हुई है, कितने यूनिट खर्च हुई है, 1 यूनिट खर्च हुई है। 1 यूनिट का रुपया कितना दिया है, 5 रुपये प्रति यूनिट लगता है, तो 1 को 5 से गुणा कर दिया, 5 रुपये लग गए, कितने रुपए लग गए, 5 रुपये लग गए। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग राइट होता है, आप अपना कमेंट करें कि क्या आपका आया है, बी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन का पूछा है ये कि ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर बिजली खर्च कितना हुआ, अभी अभी मैंने बताया 1 यूनिट निकाला था यहाँ पे, तो 1 यूनिट होगा कहाँ पे, सी ऑप्शन राइट मिल रहा है, देखें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, आपको दिख जाएगा। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग लिया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। यही इसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। पी का मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, टी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5 तो क्या है घंटे हैं, 30 क्या है दिन है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 150, टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 150। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्या पूछा आगे कि कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, तो पहले तो क्या ई निकाल लीजिए जल्दी से, आपको पता चल जाएगा, P इंटू टी इसका सूत्र होता है, P कितना है यहाँ पे 60 इंटू ये कितना आ गया टी यहाँ पे 150। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 90 और 9000 आ गया, ये किस में आया है, वाट घंटा में आया, ये किस में आया है, वाट घंटा में।
आपको चाहिए किलोवाट घंटा में, तो 9000 में 1000 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा आपके पास किलोवाट घंटा, यानी कि 9 यूनिट। 9 किलोवाट घंटा मतलब 9 यूनिट आपका राइट आंसर आएगा। मिल रहा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल मिल रहा है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। टेक्निकल वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस इस सूत्र में मान रखना है आपको, और फिर किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे देना है, ठीक है। मतलब जो भी आपको ये दोनों चीज़ दी हुई हो, शक्ति और समय दिया हो, शक्ति समय को गुणा करो, 1000 का भाग दे दो, बस काम खत्म। शक्ति और समय को गुणा करो, 1000 का भाग दे दो, और कुछ भी नहीं करना आपको, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। तो शक्ति दी है 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे चालू रखा जाता है, समय दे दिया 4 घंटे, विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, दोनों को गुणा करो। क्या बताया मैंने, दोनों को गुणा करो, 100 गुणा 4 बटे 1000, यही तो करना है। तो 400 बटे 1000, 3 जीरो है, 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 0.400 मतलब 0.4 राइट आंसर आ जाता है। इसके लिए कुछ नहीं है, एक जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट होता है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से कीजिए। फ्यूज का सिद्धांत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव का सिद्धांत, विद्युत का रासायनिक प्रभाव का सिद्धांत, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव का सिद्धांत, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत, जल्दी से बता दो। आंसर आ गया आपके सामने ए, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर फ्यूज जो है काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है, तो बताएंगे जल्दी से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए होता है। देखो ट्रांसफार्मर क्या करता है, अच्छा क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो पढ़ लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। एसी को डीसी में, डायरेक्ट करंट में, और ये क्या डीसी को एसी में, या प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए, मतलब अल्टरनेटिव करंट जो है इसको कम और ज़्यादा, इसका जो विभव है उसको कम ज़्यादा करने के लिए, या दिष्ट धारा का जो विभव है, डीसी का जो विभव है उसको कम ज़्यादा करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट होती है, इसका विभव कम ज़्यादा होता है, तो इसको कम और ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। सी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो चालक तारों की लंबाइयाँ, चालक मतलब दो कंडक्टर वायर हैं, ठीक है, कंडक्टर जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है, लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकता सभी 1:2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपको राइट बताया जा रहा है। कैसे हुआ, इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोधकता है क्या, ठीक है। प्रतिरोधकता, देखो प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता किसी भी चालक का एक गुण होता है जो कि उसके तापमान और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ जो है, पदार्थ का तापमान और पदार्थ की जो नेचर है उस पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की आकृति और विस्तार पर निर्भर नहीं करता है। अक्सर एग्जाम में इसका मात्रक पूछा जाता है जो कि होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जब इसकी लंबाई व्यास इस पे निर्भर ही नहीं करता, तो कितना भी अनुपात हो, तो ये अगर पतले तार का 10 ओम है तो मोटे तार का भी क्या होगा, 10 ओम ही होगा, इसलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो चालक तारों की लंबाई, ये दोनों तार जो है सेम प्रकृति के बने हुए हैं, मतलब कुछ इसके बारे में खास बताया नहीं गया, बस बताया किसके बारे में गया है कि लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकता ये अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध भी 10 ओम ही होगा, क्योंकि ये इसकी लंबाई, व्यास और इन सब पर निर्भर करता नहीं है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर प्रतिरोध की बात की जाए, सिर्फ प्रतिरोध जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और जिसका मात्रक ओम होता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये लंबाई पर भी निर्भर करता है, ये आकार पर भी निर्भर करता है पदार्थ के, और ये जो है क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है पदार्थ के, जो वायर बना हुआ है उसके, ठीक है। तो प्रतिरोध तो इन सब पर निर्भर करता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता है वो सिर्फ तापमान और प्रकृति पर ही निर्भर करती है, ठीक है। और ये वाला भी तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है, ध्यान रखेंगे। इसका मात्रक ओम होता है, जिसको ऐसे दर्शाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं।
AC को चेंज करना है, अल्टरनेटिव करंट को DC डायरेक्ट करंट में, बताएंगे। ए ऑप्शन आ गया आपके सामने रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। और DC को AC में करने की बात आए, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में करने की बात आए, तो इसको चेंज करता है इन्वर्टर, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ताप का सर्वोत्तम सुचालक है, ताप का सर्वोत्तम सुचालक, तो ये आपका हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी, यानी कि सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल सी ऑप्शन आ चुका है आपके सामने, क्योंकि टंगस्टन जो धातु होती है इसका जो गलनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। और बल्ब का कितना ज़्यादा ताप होता है, इतना ज़्यादा ताप होने के बाद में भी वो टूटता नहीं है, इसलिए ये इसका बनाया जाता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? घरों में तो 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति जो है दी जाती है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पर होता है? कोई आवेशित चालक, चालक का मतलब कोई कंडक्टर है, उसका जो संपूर्ण आवेश है, जो पूरा चार्ज है, वो कहाँ रहता है? आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, थोड़ा आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, थोड़ा बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या सारे ही सही है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। कहाँ पे रहता है? बाहरी। मानो ये कोई कंडक्टर वायर है, ये कोई क्या है? कंडक्टर वायर है, तो उसका जो आवेश होगा कैसे चलेगा? ऐसे, इस दिशा में ऐसे चलेगा, ठीक है, मतलब बाहरी जो पृष्ठ है उस पर रहता है, कहने की बात यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुएं किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप आवेशित होती हैं? वस्तुएं किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप आवेशित होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या सभी? बताइए जल्दी से। देखो, स्थानांतरण किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो विद्युत धनात्मक हो जाता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। ये तो पदार्थों की, तत्वों की बात हो गई है। यहाँ पे पूछा है कि आवेशित किस कारण होती है, तो बस आपको इतना बताना है कि इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरे जगह जाने के कारण, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालकता प्रदर्शित करती है। अति चालकता, ए ऑप्शन राइट है, उच्च पारगम्यता को प्रदर्शित करती है, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, क्यों? क्यों, क्या होता है ऐसा? धातुओं में, मेटल्स में पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक विद्युत की चालक हो जाती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो वस्तु में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। कोई दो वस्तुएं, मानो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ए और ये बी। ए से बी के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह कब हो सकता है? अगर इनका विभव जो है, इनकी वोल्टेज जो है वो असमान हो, एक साइड कम हो, एक साइड ज़्यादा हो, तब इसमें क्या विद्युत का प्रवाह हो सकता है, वरना नहीं होगा अगर विभव में अंतर नहीं होगा। ये मानो आप कि कोई क्या है, टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये ए टैंक है, और ये मानो क्या है, टैंक बी है, इसमें पानी क्या है, कम है, और इसमें पानी क्या है, फुल है, ठीक है, बी टैंक में। अब मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूँ, अब अगर इसमें पानी फुल है तब तक तो ये पानी भरता रहेगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा वाले से कम वाले में आ जाएगा। लेकिन जब इनका बराबर हो जाए, मानो इतना इतना पूरा इतना इतना बराबर हो गया, पानी बराबर हो गया, मतलब विभव क्या हो गया, बराबर हो गया, मान लो, ठीक है, बराबर हो गया ना सरफेस। अब पानी का स्थानांतरण जो है नहीं होगा, पानी नहीं ट्रांसफर होगा, क्यों? क्योंकि विभव सेम हो गया, लेवल सेम हो गया। लेवल सेम नहीं होगा मतलब विभव में अंतर होगा, तभी पानी बहेगा। इसी तरह से जो विद्युत धारा है वो भी विभव में अंतर होगा तभी बहेगी, तो दोनों के विभव में अंतर जरूरी है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो वस्तुओं का विभव समान है तो क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा? बिल्कुल नहीं होगा। धारा प्रवाहित नहीं होगी? हाँ नहीं होगी, सही बात है। धारा का प्रवाह समान रूप से होगा? नहीं होगा, धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। अभी ऊपर आपको बताया था ना, धारा का प्रवाह प्रत्यावर्ती रूप में होगा, धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अभी ऊपर बताया था ना, जब सेम पोजीशन में आ जाए, दोनों टंकियों में पानी समान है, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो भी क्या होगा कि धारा नहीं बहेगी, क्योंकि जो लेवल है पानी का वो सेम है, ठीक है। इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत संयोजन में एक तार भू संपर्कित किया जाता है, क्यों? देखो, विद्युत संयोजन में
भूमिगत करते हैं एक तार को। भू संपर्कित करने का मतलब क्या है, भूमिगत करते हैं। अर्थिंग, अर्थिंग वायर सुना है ना आपने, वो उसी का ही पूछ रहा है, क्यों किया जाता है ये बताना है। ऑप्शंस आपके पास, जल्दी से बताएं, पढ़ लीजिए ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। क्यों, देखिए, यदि लघु पथन यानी कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक करंट अचानक से आएगा वो सारा भूमि में चला जाए, अर्थ में चला जाए, इसके लिए जो है एक वायर को अर्थिंग करते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत, शून्य, एक या एक से कम। तो देखो ये अनंत होता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं। पंखे बल्ब आदि स्विच देखें इनका कौन से क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम ये दो चीजें होती है। श्रेणी में तो इस तरह से जुड़े होते हैं जो विभव होते हैं, और समांतर क्रम में कैसे होता है, अलग अलग तरीके से, इस तरह से, ठीक है। ये समांतर क्रम का होता है, इस तरह से, समझ गए, ये समांतर है। तो पंखों बल्ब आदि का पूछा गया है तो समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। शुष्क सेल में पाई जाती है आपकी केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी पाई जाती है, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या उपयोग होता है, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार बैटरी में विद्युत अपघटय के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। कार बैटरी में बताएंगे जल्दी से, बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, H2SO4, ये प्रयुक्त होता है कार बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल किस श्रेणी में है। शुष्क सेल द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या चतुर्थक। तो ये प्राथमिक सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। सीसा, टीन, निकिल या टीन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। ये बना होता है टंगस्टन धातु का, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। बी ऑप्शन राइट है। विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, बताएंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाएं, ये नाइक्रोम का बना होता है। बी ऑप्शन इसमें राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको अच्छे से ध्यान देंगे। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं गेल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण, जस्तीकरण, ठीक है। जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैद्युत अपघटय का नियम किसने दिया। एडिसन, ओम, न्यूटन, फैराडे। वैद्युत अपघटय का नियम बताएंगे जल्दी से, तो डी ऑप्शन राइट है, फैराडे ने दिया था। विद्युत फ्यूज में प्रयोग लिए गए पदार्थ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह गलत मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी का हम राइट मानेंगे यहाँ पे, जो कि बोर्ड के द्वारा आयोजित पुस्तकें हैं, और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है। निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम या आयरन। अनुचुंबकीय बताना है आपको, तो क्रोमियम यहाँ पे जिसको Cr से हम लिखते हैं अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। आयरन, निकिल, बिस्मिथ या कोबाल्ट। जल्दी से बता दीजिए, बिस्मिथ यहाँ पे प्रतिचुंबकीय है। लेंज का नियम क्या दर्शाता है। द्रव्यमान संरक्षण को, ऊर्जा संरक्षण को, रेखीय संवेग संरक्षण को या कोणीय संवेग संरक्षण को। जल्दी से बताओ, बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी से बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, बताएं जल्दी से। तो विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम पर काम करता है। जो जनरेटर यानी जनरेटर जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, फटाफट बताओ। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बताया। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको सबसे पहले किसने बताया, बताएंगे जल्दी से। तो ये ऑरस्टेड ने एक प्रयोग किया था, जो कि आपको शायद
8वीं या 7वीं क्लास की बुक में था, ये फिजिक्स का जो साइंस वाली बुक है उसमें था, उसमें देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? लेड, लोहा, सोना या चांदी? तो देखो आयरन यानी कि लोहा जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ है। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक उपयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, क्योंकि रिवीजन क्लास है ये, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल, विद्युत चुंबक उपयोग होता है विद्युत घंटी में, जो बेल बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चालक का प्रतिरोध आधा व धारा का मान दुगना कर दिया जाए तो ऊष्मा की दर हो जाती है, कैसी हो जाती है बताएंगे? तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा, दुगुनी हो जाती है। प्रतिरोध आधा हो गया और धारा का मान क्या हो गया? दुगना हो गया, तो ऊष्मा की दर भी क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, या जिसको पिटवा लोहा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंग बताना है आपको। गामा किरणें, एक्स किरणें, कैथोड किरणें या प्रकाश किरणें? बिल्कुल कैथोड किरणें यहाँ पर चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी सभी इनको देखते हुए गामा किरणें जो होती हैं वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरणें हैं ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश किरणें हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ओनली कौन सी नहीं है? कैथोड किरणें जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। लोहे की रोड चुंबक बना सकते हैं, लोहे की रोड को चुंबक बना सकते हैं। कैसे चुंबक बना सकते हैं लोहे की रोड को? जल्दी से बताएं। बिल्कुल, देखो एकल घर्षण विधि से भी बना सकते हैं, दोहरी घर्षण विधि से भी बना सकते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव से भी बना सकते हैं। सारे ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में बिजली चमकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके कारण? बताएं, जल्दी से बताएं। बादल के टकराने से, बादलों के भारी होने से, निर्वात में विद्युत विसर्जन से, वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन से? बताएं किस कारण? बिल्कुल वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन से जो है आकाश में बिजली चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी में विद्युत विभव की उपस्थिति है, अनंत, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? तो बिल्कुल शून्य यहाँ पे विद्युत विभव होता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? मतलब कोई कंडक्टर वायर है, उसकी लेंथ हम इंक्रीज कर दें तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो आंसर आपके सामने आ चुका है ए। देखो, जो चालक तार होता है उसकी जो लंबाई होती है, लंबाई पर उसका जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है, और जैसे जैसे लंबाई को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि आर यानी कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध समानुपाती होता है एल अपॉन ए के, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, बढ़ता है, दोनों होता है या अपरिवर्तित रहता है? तो आंसर आ गया आपके सामने बी, यानी कि बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है धारा की उपस्थिति को मापने में, धारा के बहने की दिशा को मापने में, कम परिमाण की धारा को मापने में, या उपयुक्त सभी। गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा 10th 11th क्लास में, जी लिखा हुआ एक इस टाइप का उपकरण होता है आपके सामने, तो वही गैल्वेनोमीटर होता है। क्या काम आता है वो आपको बताना है। तो देखो, धारा की बहने की दिशा भी बता देता है, और इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं वो भी बता देता है, और कम परिमाण की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी बता देता है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अमीटर, जिसमें ए लिखा हुआ आता है उपकरण के ऊपर, उसमें किसको मापा जाता है? प्रतिरोध को, विभव को, विभवांतर को, विद्युत धारा को? जल्दी से बताएंगे, जवाब दें कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है यहाँ पे डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से संपर्क में जोड़ा जाता है तो उसका विभव हो जाता है, उसकी जो वोल्टेज होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? शून्य होता है, ऋणात्मक हो जाता है, धनात्मक हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है? जब कोई वस्तु है उसको भूमि से यानी पृथ्वी से संपर्कित किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है, तो उसके विभव पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे उसका विभव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सेल हैं उनको समांतर क्रम में, एक तो होता है समांतर और एक होता है श्रेणी क्रम, मैंने आपको बताया इस टाइप से समांतर क्रम होता है, ठीक है।
इस टाइप से संयोजन कर देते हैं बैटरी में आगे। और श्रेणी क्रम होता है इस टाइप से, एक साथ जोड़ते हैं उसमें एक लाइन में, ठीक है। ये होता है श्रेणी क्रम और ये होता है समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम। तो आपको पूछा है जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो विद्युत धारा होती है उसकी क्षमता घटती है, विभवांतर घटता है, विद्युत धारा की क्षमता बढ़ती है या विभवांतर बढ़ता है। वोल्टेज डिफरेंस होता है विभवांतर, विद्युत धारा आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जल्दी से सोच के अपना जवाब देंगे, फटाफट से बताएंगे जल्दी से। सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी विद्युत धारा की जो क्षमता होती है इलेक्ट्रिक करंट की यानी आई की, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून प्रतिरोध को नापते हैं, न्यून प्रतिरोध को व्हीटस्टोन ब्रिज से, गैल्वेनोमीटर से, विभव मापी से या कैरी फास्टर ब्रिज से। न्यून प्रतिरोध बहुत कम रेजिस्टेंस को मापते हैं विभव मापी से। गतिज ऊर्जा का सूत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबी में कई बार आ चुका है, जल्दी से बताएंगे क्या होता है। बिल्कुल 1/2 mv², राइट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब देंगे, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है बताना है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के कारण, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के कारण, नियंत्रित नाभिकीय संलयन के कारण, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन से। बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपके सामने राइट हो जाता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के कारण। मतलब ये कोई बड़ा नाभिक है, इससे नाभिक टूट रहे हैं, एक दो नाभिक टूटे, फिर इससे और नाभिक टूटे, बट ये जो प्रोसेस होती है वो नियंत्रित होती है, कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। न्यूक्लियस, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, परमाणु बम का बताएंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे पहले तो इसके। नाभिकीय विखंडन का, नाभिकीय संलयन का, विद्युत चुंबकीय प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो परमाणु जो है यही प्रोसेस, ये जो ऊपर बताई है, एक बड़ा नाभिक होता है और वो आगे से आगे और नाभिक में टूटता है, इस टाइप की प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं हम नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें राइट करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है इसने, एक भारी नाभिक के दो हल्के छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई हैवी न्यूक्लियस है और उसके आगे से आगे दो छोटे पार्ट डिवाइड होते जाएं, दो छोटे न्यूक्लियस बनते जाएं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये अभी बताया था, क्या कहलाती है, न्यूक्लियस फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसका उल्टा होता है, दो हल्के नाभिक, अब दो कोई छोटे नाभिक हैं, ये मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं जो कि हैवी न्यूक्लियस होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन की प्रोसेस, ठीक है। इसको बी ऑप्शन को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट तथा भारी जल हैवी वाटर D2O को उपयोग में लिया जाता है। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है और D2O जो कि भारी जल होता है, इसको किस रूप में काम लेते हैं, मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में या उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में। बताएंगे जल्दी से। तो इनको देखो मंदक के रूप में यूज लिया जाता है, ठीक है, कोई प्रोसेस था उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का उपयोग किसमें किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रडार का उपयोग किसमें किया जाता है, अंतरिक्ष पिंडों को देखने में, भूकंप मापन में, जहाजों, वायुयानों आदि की खोज एवं पथ प्रदर्शक में, मानसून की भविष्यवाणी में। रडार मैंने आपको ध्वनि वाला जो चैप्टर था उस टॉपिक वाइज चैप्टर उसमें करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपके लिए राइट है। देखो रडार में क्या होता है कि कुछ किरणें छोड़ी जाती हैं और उसके माध्यम से जो है पथ का पता लगाया जाता है या कोई वस्तु आपको ढूंढनी है उसका पता लगाया जाता है। तो जहाज, वायुयानों आदि की खोज एवं पथ प्रदर्शक में रडार का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसमें क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूर्ण करती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, तो ये 365 सही 1/4 दिन में कंप्लीट करती है। सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा बाकी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया। देखो बहुत पहले ये लगता था लोगों को कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन सबसे पहले जो है यहाँ पे आपके कोपरनिकस ने ये बताया कि पृथ्वी खुद सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसके साथ और भी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसने कहा ये बात, कोपरनिकस ने कहा, ठीक है, तो राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम संबंधित हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, केपलर, कोपरनिकस, न्यूटन या गैलीलियो। बताएंगे जल्दी से।
बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है, केपलर। ये सारे क्वेश्चन आपको पता ही होगा, आर्मी में 3 से 4 बार कम से कम रिपीट हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। देखो आर्मी में क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन नए भी बनते हैं हर बार, और कुछ क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आपको सारे ही तरह के क्वेश्चन अच्छे से कवर करके जाना है। केपलर हो गया यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 ऐसे ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह विद्यमान नहीं है। कोई भी, जैसे अब पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, ऐसे ग्रह आपको बताने हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बुध और जो शुक्र ग्रह है। बुध ग्रह है जो है सबसे ज़्यादा निकट है सूर्य के, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र जिसको भोर का तारा कहते हैं, क्या कहते हैं हम, भोर का तारा। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, तो ये नोट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन जो है, पहले इसका उत्तर बृहस्पति सही होता था, तो जिन स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक है वो क्या करेंगे, बृहस्पति नहीं शनि करेंगे, क्योंकि शनि के 20 नए उपग्रह जो हैं वैज्ञानिकों ने खोज लिए हैं। तो अब सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो गया, अब हो गया शनि। तो अब अपनी बुक में क्या है, शनि आंसर है। और पहले जो है, जब तक ये नए 20 उपग्रह नहीं मिले थे शनि के, तब तक उससे पहले कौन था सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह, पहले बृहस्पति था। तो ये डाटा पुराना है, अगर जिन स्टूडेंट्स के साथ पास में पुरानी बुक है तो वो इसको सही करेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक है वो सही कर लेंगे। पहले बृहस्पति था, लेकिन अब 20 उपग्रह जो हैं वो नए खोज लिए गए हैं, और अब शनि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के चारों ओर सबसे जल्दी चक्कर पूरा करने वाला ग्रह है। सूर्य के चारों ओर सबसे जल्दी चक्र पूरा करने वाला ग्रह कौन सा है, बताओ जल्दी से। बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी। देखो बुध जो है सर्वाधिक निकट है, और उसको बहुत ही कम जो है डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, और बहुत फास्ट भी है, तो बुध राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध को सूर्य के एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगता है। देखो ध्यान देना, बुध पूछा है यहाँ पे, ऑप्शन देखते ही ये मत कर देना, ये पृथ्वी का है, ये किसका है, पृथ्वी का है। और बुध का ये है 88 डेज लगते हैं उसको, 88 दिन। देखो क्वेश्चन में ये भी देख लेना, आगे दिन लिखा है या घंटे लिखा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, ये वाला मत कर देना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है, अभी अभी मैंने बताया था सबसे निकट कौन है, बुध है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सौर मंडल का चैप्टर मैंने टॉपिक वाइज क्लास में भी करवा दिया है, अगर किसी को देखना हो वो स्टूडेंट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और टॉपिक वाइज क्लास में जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। अभी अभी बताया था मैंने, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बताएंगे। सबसे छोटा ग्रह, देखो सबसे छोटा ग्रह भी क्या है, बुध है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है। देखो मंगलवार को ज़्यादातर लाल कपड़े पहनते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को जाना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो गैस होती है उसके कारण लाल कलर जो है इसका दिखाई देता है मंगल ग्रह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने, न्यूटन ने, सीवी रमन ने या केपलर ने। देखो इसमें और भी कई वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें एस चंद्रशेखर पे राइट जाना है, और जो मुख्य भूमिका है वो इन्हीं की रही थी, एस चंद्रशेखर की। तो यहाँ पे ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर राइट आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का सबसे बड़ा समूह है। ग्रहमंडल, सूर्य परिवार, आकाशगंगा या उल्का पिंड। तो ये आकाशगंगा सबसे बड़ा तारों का समूह है, सी ऑप्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है, बताएंगे जल्दी से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, शोभ मंडल में भी पाई जाती है, समताप मंडल में भी पाई जाती है, आयन मंडल में भी पाई जाती है, मतलब डी ऑप्शन राइट है, सभी में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हवा कहीं पे भी नहीं है। जो समताप मंडल होता है जहाँ पे प्लेन उड़ते हैं, वहाँ पे जो है टेम्परेचर बोल दो या जो वहाँ का संतुलन बोल दो हवा वगैरह का, वो सेम ही रहता है, नॉर्मल रहता है बहुत ही, बहुत ज़्यादा कोई जैसे वायुमंडल की और जो घटनाएं हैं लाइक बादल बनना या बारिश होना, ये सब शोभ मंडल में पाया जाता है। तो इस तरह की कोई घटना समताप मंडल में नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर हवा की बात की जाए तो हवा सभी में पाई जाती है, इन तीनों में ही। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, मौसम ही घटनाएं कहाँ पाई जाती है, तो वो शोभ मंडल में पाई जाती हैं, इसको ध्यान रखिए, मौसम संबंधी घटनाएं। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं, बादल बादल बनना, ये सब शोभ मंडल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों का नमन कोण होता है, ध्रुवों का पोल्स का नमन कोण आपको बताना है कितना होता है, बिल्कुल 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर नमन कोण कितना होता है, भूमध्य रेखा पर बिल्कुल यहाँ पे होता है 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है, इसमें नमन कोण 90 डिग्री बनता है आपको बताएं, तो चुंबकीय सुई की स्थिति क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, ठीक है, 90 डिग्री कोण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है, ये तो आपको पता ही है, हानिकारक किरणों को ओजोन मंडल रोकता है, ओजोन मंडल या ओजोन लेयर इसके अंदर उपस्थित होती है, इसलिए इसको ओजोन मंडल कहते हैं। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, पैराबैंगनी किरणें होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको रोकता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ध्यान देंगे। गति का कौन सा समीकरण सही नहीं है, देखो जो गति के नियम समीकरण थे जो न्यूटन ने दिए हैं, 3 समीकरण थे मुख्यतः जो आपके 10वीं तक पूछे जाते हैं, उसके बाद में आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है, तो उनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे। तो देखो इसमें एक तो होता है v = u + 80, v = u + 80, फिर इसमें दूसरा होता है s = ut + 1/2 80², तीसरा होता है v² + u² + 2as। तो इनको नोट कर लेंगे आप, अगर एक बार में याद नहीं रहे तो इनको लिख सकते हैं चाहें तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, कौन सा नहीं है, ये वाला रोंग होगा, तो राइट मतलब आपसे नहीं वाला पूछा, मतलब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये न्यूटन की गति का समीकरण है, ये भी समीकरण है न्यूटन की गति का, और ये भी समीकरण है, कौन सा नहीं है, डी नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु की कुल ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, नियत रहेगी या शून्य हो जाएगी। स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी ऊर्जा उसके हर बिंदु पर क्या होगी बताएंगे जल्दी से, वो कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है आगे वाला, लालटेन या दिए की बत्ती में तेल किस क्रिया से चढ़ता है, तेल ये चढ़ता है केशिकत्व क्रिया से, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है, क्यों, क्यों उबलने लगता है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी कम ताप पर, वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, उसके कारण उसका क्वथनांक जो है बहुत जल्दी जो है पानी उबलने वहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पकने का कारण है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, देखो दाब में क्या हो जाता है, प्रेशर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, प्रेशर में वृद्धि होने के कारण क्वथनांक में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और उस कारण क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो पहाड़ों पे जाते हैं कभी, बहुत ऊंचे जो पहाड़ हैं वहाँ पे क्या होता है, वायुमंडलीय जो उसका दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वायुमंडलीय प्रेशर कम होने के कारण उसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। वैसे तो आपको पता है पानी 100 डिग्री ताप पर जो है उबलने लगता है, लेकिन दाब कम होने पर क्वथनांक भी कम हो जाता है और पानी 100 डिग्री से भी कम ताप पर ही उबलना शुरू कर देता है। तो ये इसका रीज़न है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको बताना है, बताएंगे जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, mgh, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे थे जो आपके पीछे के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं कहती हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास शेयर नहीं किया है वो शेयर लाइक ज़रूर करें ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। एंड यस, जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज लिखें आप, आपके पास सभी लिंक आ जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।